कभी कभी कुछ कुछ भूतिया घटनाएं कुछ लोगों के साथ इस कदर से घट जाती है ना कि कई अरसे लग जाते हैं उनको उन घटनाओं को भुलाने के लिए, लेकिन फिर भी भुला नहीं पाते हैं। ब्लडी सत्य आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो कि सुमन नाम की लड़की के साथ आज से काफी साल पहले घटी थी। लेकिन आज भी उस घटना की यादें उनके जहन में इतने खतरनाक तरीके से ताज़ा हैं कि आज भी वो उन रातों को याद करती है तो कांप उठती है। लगभग 50 साल हो चुके वो सब कुछ घटे हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि 5 दिन पहले की ही तो बात है। दोस्तों, कहानी की एक्चुअल शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी दिवाली थी, घर गया हुआ था, व्लॉग्स बनाया ढेर सारे, दिवाली व्लॉग भी बनाया हूँ, इसलिए अपने हॉरर स्टोरी वाले इस चैनल में थोड़ा सा इनएक्टिव टाइप का था। आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा था। कल का वीडियो भी इतना क्लियर मेरा था नहीं, सिंपल सा फोटो डाल के मैंने डाला था। लेकिन खैर, मेरे बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल से भी जुड़ जाइए ना, आप लोगों को मेरी रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेगी। मेरे व्लॉगिंग चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जुड़ जाना। अब फिलहाल यहाँ की बात शुरू करते हैं, इस खौफनाक घटना की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल 1978 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था, जिस परिवार में 3 बच्चियां थी और उनके 2 बड़े भाई। सबसे छोटी वाली बहन का नाम था सुमन। ये अपने माता पिता के साथ इस घर में रहते थे। इनका गांव थोड़ा आउटर इलाके में था, तो एंटरटेनमेंट वाली चीजें, मतलब समझ रहे हैं, पार्क्स हो गया, गार्डन हो गया या फिर मूवी थिएटर कह लो, इस गांव में था नहीं। जब कभी भी गांव के बच्चों को, बड़ों को अपने मनोरंजन के लिए कहीं जाना होता था तो पास के ही एक छोटे से टाउन में जाया करते थे। वहीं पे गार्डन, पार्क, बहुत सारी चीजें थी, मूवी थिएटर्स वगैरह। सुमन ने अपनी लाइफ में कभी मूवी देखी नहीं थी। हालांकि 1978 में सुमन लगभग 5 साल की थी, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मेरे भैया दीदी सब लोग देखे हुए हैं, और बच्चों में तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि नहीं, मेरे भैया दीदी ने मूवीज़ देखे हुए हैं थिएटर में तो मुझे भी देखना है। वो अपने बड़े भैया के सामने बहुत जिद करती। एक दिन उसके बड़े भैया ने उससे बोले, जिनका नाम बलवंत था, कि चल मैं तुझे मूवी दिखा कर लेकर आता हूँ। वो अपने भैया के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। रात के 9 बजे का शो था और ये 12 बजे ख़त्म होने वाला था। मम्मी पापा ने बोले कि भाई तो बड़ा है और आता जाता रहता है वो टाउन में, तो घुमा के ले आएगा, और उस बच्चे का भी बहुत टाइम से मन था। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि आज की रात अमावस की रात थी। खैर, ये लोग मूवी देखने के लिए निकलते हैं। मूवी इनकी 12 बजे खत्म हो जाती है और वहां से निकलने करने में इनको लगभग 12:30 बज जाते हैं। दोनों पैदल पैदल आ रहे थे। इनके गांव से वो जो टाउन था वो एक जंगल से होते हुए जाता था उसका रास्ता। इस रास्ते में एक ब्रिज था, बहुत पुराना ब्रिज, जिस ब्रिज को लेकर लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे कि इस ब्रिज में रात में किसी को आना जाना नहीं चाहिए। लेकिन बलवंत ये बातों पर विश्वास नहीं करता था। छोटी बहन को कितनी कुछ चीजें पता होती। वो लोग लौट के उसी ब्रिज वाले रास्ते से आ रहे थे। ये ब्रिज के मिडिल पॉइंट पे पहुंचे होंगे। बलवंत को बहुत देर से वॉशरूम आई हुई थी। अब आज के ज़माने जैसे पहले के ज़माने में ऐसा थिएटर्स में ऐसी वॉशरूम्स होती नहीं थी, तो इंतज़ार कर रहा था मूवी कब कब ख़त्म हो और मैं वॉशरूम जाऊं। लेकिन थिएटर से निकलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बलवंत वहाँ पे वॉशरूम कहीं जा नहीं पाया था। साथ में बहन भी थी, लेकिन इस ब्रिज के इलाके तक आए तो वॉशरूम थोड़ी अनकंट्रोल हो गई, क्योंकि ये ठंड का भी मौसम था और ठंड के मौसम में तो थोड़ी ज़ोर से लग जाती है, आप लोगों को पता होगा। जब तक ये ब्रिज के बीचों बीच आए, बलवंत ने सोचा कि मुझे जाना ही पड़ेगा। ब्रिज के बीचों बीच अपनी छोटी सी बहन को बोला कि सुमन तो यहीं पर रुकना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है बोली, रुक जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ब्रिज के नीचे उतरने का एक रास्ता था जहाँ पर वो बहन रुकी रही। बहन ऊपर थी और भाई नीचे चले गया और अपना हल्का होने लगा। हल्का हो ही रहा था कि उसको अचानक से अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, कोई डरी सहमी नहीं, बल्कि नॉर्मल आवाज। वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन किससे? दूसरे इंसान की आवाज बलवंत को आई नहीं। वो भैया भैया कुछ बोल रही थी। बलवंत को लगा कि कौन आ गया इतनी रात गए मेरी बहन के पास। वैसे ही हम ये जंगल वाले रास्ते में खड़े हुए हैं, इस ब्रिज को लेकर लोग उल्टी सीधी बातें करते, मैं फटाफट ऊपर जाता हूँ।
फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो पाया कि बहन अकेली खड़ी है और कहीं हवा में देख रही है। बहन, क्या हुआ? किससे बात कर रही है? वो हड़बड़ा के पीछे पलटी और बोली, ये भैया से। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। बलवंत बोला, कौन भैया? बहन बोलती, अरे यहाँ पे एक भैया खड़े हुए थे, वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे मेरे घर चलोगी क्या? इतने में आप आ गए। ये थोड़ा सा अजीब सा, इसको मन में अजीब सी फीलिंग आई कि मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही है और कौन आ गया था यहाँ पर जो मेरी बहन को अपने घर ले जाना चाह रहा था। बलवंत ने फिर तुरंत ही मन में सोचा कि नहीं, 5 साल की बच्ची है, पहली बार कोई मूवी देख कर आ रही है, तो मूवी में तो तरह तरह की चीजें दिखाते हैं, तो उसके दिमाग में भी वैसे कुछ आया होगा और ये ऐसे ही बोल रही होगी। चल बहन चल, घर चलते हैं। ऐसा सुमन को इन्होंने थोड़ा सा अपनी बातों में लिए और घर की तरफ बढ़ चले। ये रात तो पूरी तरह से नॉर्मल कट गई, घर में सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन अगला दिन निकला तो सुमन आज रोज वाले टाइम से अपने बिस्तर से उठी नहीं। मम्मी टेंशन में आ गई कि सुमन अभी तक सो कैसे रही है। उसके शरीर को हाथ लगाई तो बहुत तेज बुखार था। फिर मम्मी ने सुमन को उठाई, बोली, बेटा क्या हो गया, बहुत तबीयत खराब लग रही है क्या? सुमन ने बोली, नहीं मम्मी, कोई तबीयत खराब नहीं लग रही है, बस रात में वो भैया मेरे कमरे में आए हुए थे तो उनसे बहुत देर से बात कर रही थी तो मेरी नींद ही नहीं हो पाई थी। मम्मी बोलती है, कौन भैया? बलवंत भैया? ये बोलती, नहीं बलवंत भैया, अपने भैया नहीं, जो कल ब्रिज में मिले थे वो वाले भैया। मम्मी बोलती है, कौन ब्रिज में मिल गया तुझे? बलवंत के पास जाती है, बलवंत से पूछती है कि क्यों, सुमन और तुमको कौन से भैया मिल गए थे? तो ये बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी और मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। अब मम्मी भी सोचती है कि चलो होगा, ऐसी होगा, ऐसी बोल रही होगी, पिक्चर देख के आई तो दिमाग में पिक्चर बैठ गई है। खैर जब खाना खाने का वक्त आया और जैसे सुमन खाना खाने के लिए पहला निवाला मुंह में ली ही है कि खतरनाक तरीके से उल्टी कर दी, कि मानो शरीर में तो पहले से ही कुछ नहीं था, सुबह से कुछ नहीं खाई थी, रात में भी आई थी और थोड़ा सा खा के सो गई थी इतना सा, तो फिर इतनी सारी उल्टी कैसे हो गई? ऐसा लग रहा था बॉडी का जितना भी फ्लूइड रहा होगा वो बाहर निकल गया। खैर मम्मी समझी कि बच्ची की तबीयत खराब है, उसको सुला देते हैं। अब पहले के ज़माने के लोग ऐसे होते थे ना कि बोलते थे कि ऐसा अचानक से बुखार आ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके मत जाओ, बुखार भी बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस होती है और ठीक हो जाता है। पहले के लोग ऐसा सोचते थे, बुखार ऑलरेडी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग का ऐसा सोचना था और अभी भी सोचना है। खैर लोग की अपनी अपनी मान्यता है, उसकी मम्मी भी यही मानती थी, तो डॉक्टर के पास नहीं ले गई। दिन भर बुखार रहा, रात में फिर से वो खाने के सामने बैठी तो फिर उल्टी हो गई। फिर सब लोगों ने सोचे कि एक काम करते, बहुत हो गया, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे सुमन को अगले दिन। रात में सब लोग जैसे ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए, बच्चे बच्चे जो थे ना, 5 भाई बहन, वो एक ही कमरे में सोते थे, यानी सुमन की 3 बहनें और 2 भैया एक ही कमरे में सोते थे। तो जब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, बच्चे बच्चे अपने कमरे में सो रहे हैं, तो अचानक से सबकी नींद खुली, क्योंकि वो जोर जोर से किसी से बात कर रही थी, और अपनी सुमन। सब लोग उसको देखने के लिए आए तो दीवार में देख के ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे किसी से मिलके बहुत खुश है और बोल रही है कि देखो मैं आपको सबसे मिलाऊंगी, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखती है, ये मेरे बलवंत भैया है, ये मेरे वो भैया, ये मेरी वो बहन, ऐसा ऐसा करके बात कर रही है। और सब लोग सुमन को ध्यान से देख रहे हैं। सुमन के चेहरे में एक अजीब सा पागलपन दिख रहा है, क्योंकि सामने तो कोई था भी नहीं। मम्मी घबरा गई और सुमन के सर में हाथ फेर फेर के उसको शांत करने लगी। सब लोगों को लगा कि ये कोई बुरे सपने का असर है या ज़्यादा ही पिक्चर दिमाग में बैठ गई है। उस रात तो मम्मी ने सुमन को अपनी गोदी में सुला ली, लेकिन मम्मी नहीं जानती थी कि और किस तरह की काली रातें इनका इंतज़ार कर रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे सुमन की और भी ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा। कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, वैद्य, हकीम, ना जाने किस किस को दिखाया गया, कोई असर नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कि बाहरी हवा लग गई है, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहाँ कहाँ नहीं ले गए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लगातार इस छोटी सी बच्ची का वजन घटता ही चला गया, घटता ही चला गया, और अब वो एक केवल हड्डी का ढांचा ही बची। शरीर में मानो मांस तो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्किन बची। घर के सारे लोगों ने, रिश्तेदारों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब सुमन नहीं बचेगी। अब बस सुमन की आखिरी सांस का मानो
इस घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। फिर एक दिन की बात है, सुमन की मम्मी कहीं कहीं गई हुई थी, कहीं से आ रही थी लौट कर। दवाई ववाई तो चलती थी, दवाई ववाई लेने के लिए गई होगी। तो उन्हें जंगल वाले रास्ते में ही, उसी जंगल वाले रास्ते में एक औरत दिखाई दी। ये एक बूढ़ी औरत थी और उस बूढ़ी औरत से कभी भी सुमन की मम्मी मिली नहीं थी। वो बूढ़ी औरत सुमन की मम्मी से ये कहती है कि देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है और उसे बाहरी हवा भी लगी हुई है। तू एक काम कर, मैं एक बाबा का पता देती हूँ, उनके पास जा, वही समाधान दे सकते। लेकिन एक मिनट, कहानी का अंत जैसा आप समझ रहे हैं वैसा है नहीं। तुरंत ही दिए हुए पते पर सुमन की मम्मी सुमन को लेकर पहुंच गई। बाबा जी ने सामने चावल के कुछ दाने बिछा दिए। सुमन अभी भी बैठी थी। वो बैठ भी खुद से नहीं पाती थी, उसको पकड़ के रखना पड़ता था वरना गिर जाती थी। शरीर में कुछ ताकत ही नहीं थी और जगह जगह पर इसका इलाज करा चुके थे, सब हार मान चुके थे। खैर, बाबा जी ने चावल के दाने बिछाए और सुमन के ऊपर एक पानी फेंका। और आज पहली बार सुमन ने ऐसा रिएक्ट करी कि जैसे कि एक पोजेस्ड इंसान हरकत करता हो। 5 साल की बच्ची अपने शरीर को इस प्रकार से अकड़ा रही थी, आंखों को इस प्रकार से पलटा रही थी, बालों को ऐसे हिला रही थी कि कोई भी इंसान देखे तो घबरा जाए। क्योंकि कोई बड़ा करे तो लोग ये कह सकते हैं कि इस बड़े के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, नौटंकी कर रहा है, कुछ हुआ होगा ऐसे ही। लेकिन जब ये हरकत कोई बच्चा करे तो कभी भी ये नॉर्मल नहीं लग सकता। और सुमन ने तो ऐसा कुछ होते हुए अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं थी कि वो चीज़ उसके दिमाग में बैठे। सुमन की मम्मी तुरंत घबरा गई। बाबा जी पूछते हैं, कौन है तू, कौन है तू? चिल्लाने की आवाज़ आती है सुमन की, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। नीचे रखे हुए चावल के दाने अपने आप जोर से बिखर जाते हैं और दूर दूर फेंका जाते हैं। बाबा जी जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं तुरंत घबरा कर कह देते कि आप जाइए यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की के अंदर एक खबीज है, आप जाइए, वरना ये चीजें मेरे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर भी हावी हो जाएगी। मैं नहीं बचा सकता आपकी बेटी को, आपकी बेटी अब ऊपर वाले के भरोसे है। बस सुमन की मम्मी रोने लगी और उठा के अपनी बच्ची को घर पर आ गई। बहुत फूट फूट कर रोई, घर पे सब लोग रोए, मानो कि ये आखिरी उम्मीद थी वो भी अब टूट गई। अब धीरे धीरे करके और दिन गिनने लगे। 2 साल बीत गए। सुमन एक ऐसे ही कमरे में पड़ी रहती, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती, जितने में मतलब थोड़ा सा शरीर चल जाए, थोड़ा बहुत पानी पी लेती। 2 साल तक उसकी हालत इतनी नाजुक, इतनी खराब हो गई थी कि कोई भी इंसान देखे तो ये प्रे करे कि भगवान इसको उठा लो, ऐसे जीवन से तो बेहतर है इसकी मृत्यु हो जाए। उस कंडीशन में आ गई थी। लेकिन फिर एक दिन एक और इनकी कोई रिलेटिव थी, वो भी बूढ़ी औरत थी, इनके घर पर आती हैं और कहती है कि देखो, मुझे पता चला है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर एक औरत रहती है जो कि तांत्रिक है, उनके पास लेकर जाओ, शायद कोई फ़ायदा हो। उन औरत के पास भी फिर से एक आखिरी उम्मीद। देखो, ऐसी सिचुएशन में तो उम्मीद की एक किरण भी बहुत बड़ा वो हमको दे देती है मन में। तो सुमन को लेकर सब लोग वहाँ पर पहुँचे। तो तांत्रिका ने जैसे ही सुमन को देखी, वो भी तुरंत भाप गई कि इसके अंदर कुछ तो बड़ी परेशानी है। उन्होंने एक सर्कल बनाई आटे का, उसके अंदर सुमन को बिठा दी, फिर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करी और मिर्ची का जैसे लाल मिर्ची होती है ना, वो जो कोयला होता है उसमें से झोंकते हुए सुमन के सामने रख दी। अब सुमन जोर जोर से चीखी और अब बोलना शुरू करी कि मेरा नाम ये है, वो है। देखो, मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि कहानी में कहो या कैसे भी कहो, कभी भी ऐसी एनर्जीज का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं उस शक्ति का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो सुमन के अंदर था उस समय, उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फलाना फलाना है। तो अब पूछी तांत्रिका ने कि तू इस छोटी सी बच्ची के शरीर में क्यों आया है? तो उसने बोला कि ये मेरी बहन है। ये लोग बोले, नहीं, ये तेरी बहन नहीं है, इसके दोनों भाई जिंदा है, तो कौन सी गलतफहमी में है? तो बोलता है कि मेरी बहन बिल्कुल इसी के जैसी थी। जब से मेरी मौत हुई है, मुझे मेरी बहन दिखाई नहीं दी। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। मैं उसी ब्रिज के पास रहता था, मुझे कभी वहां से कोई आता जाता दिखाई नहीं देता था। फिर एक अमावस की रात में ये बच्ची मुझे दिखाई दी और इसने मुझे भैया कहकर पुकारी। मुझे मेरी बहन की याद आ गई और अब मैं इसके साथ ही रहता हूँ।
और एक दिन इसे साथ में लेकर चला जाऊंगा। अब तांत्रिका गुस्से में झल्लाते हुए बोलती है कि ये तेरा कौन सा प्यार है? हाँ, तुझे इतना बहन के पास जाना है तो अपनी बहन को ढूंढ, उसके पास जा। इतनी छोटी सी बच्ची को तूने क्यों, एक मासूम सी बच्ची को जिससे तेरा कोई वास्ता भी नहीं है, तूने उसको बर्बाद करके रख दिया है? उसके अंदर का वो खबीज आक्रामक हो गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊं। बहुत देर तक कहा सुनी होती रही, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रही, बहुत सारे अनुष्ठान चले, मंत्रोच्चारण चले। 5-6 घंटे बाद उसने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे एक मुर्गी का बच्चा चाहिए, काली मुर्गी होना चाहिए। बस फिर क्या था, तुरंत ही तांत्रिका ने इशारा करी कि जाओ, जितनी जल्दी हो सके लेकर आओ। भागते हुए गए, उसके पापा और कुछ रिश्तेदार भी थे। एक मुर्गी का बच्चा मिला, इतना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा, हाँ बड़ा ही था, काले रंग का पूरा। एक टोकरी में उसे रखा गया। अब तांत्रिका ने बोली कि चलो, अब सबको बाहर जाना होगा। सब बाहर गए, केवल सुमन उस घेरे में बैठी हुई और सामने वो टोकरी के अंदर मुर्गी का बच्चा है। 5 मिनट बाद सब लोग अंदर आए। सभी लोग वापस अंदर आए तो क्या देखे कि सुमन के मुंह में पूरा मुर्गी का खून लगा हुआ है, कुछ पंख वंख भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तुरंत ही टोकरी के अंदर देखे तो मुर्गी के वो काले पंख ही बचे हुए थे। विदिन 5 मिनट्स इतनी बड़ी लगभग मुर्गी या मुर्गा जो भी था, इस लड़की ने खा गई। जीवन में इससे पहले कभी नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाई थी और आज कच्चा चबा गई। घर के सारे लोग देखते से ही दंग रह गए, क्योंकि एक भी व्यक्ति ने कभी भी नॉनवेज इनके पूरे खानदान में शायद कभी नहीं खाया था। खैर, तांत्रिका जी का शुक्रिया अदा पूरा किया गया और उन्होंने भी बोली कि आज रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगले दिन जितना भी सोने देना, फिर उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेके गए सुमन को और फिर बस ये रात बहुत लंबी रही। सुमन अगले दिन लगभग 3-4 बजे दोपहर में उठी है और फिर बहुत ही नॉर्मल फील कर रही थी। खाना वाना खाई, पानी भी अच्छा पी, दूध पी, जूस पी और फिर खैर बहुत समय बीत गया और सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन ठीक नहीं हुई तो उन रातों की वो खतरनाक यादें सुमन जी को आज भी याद है कि कितना कुछ मैंने फेस करी थी, कितना पेन होता था अंदर से, कितना दर्द होता था मेरे शरीर में। ऐसा लगता था कि बस ये जान चली जाए। एक 5-7 साल की बच्ची इतना कुछ फेस की थी जिसकी कोई लिमिट भी नहीं थी। मैं कितना भी बोल लूँ, आप कितना भी समझ ले, उस दर्द को, उस डर को, उस खौफ को कभी रियल तरीके से इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि सुमन जी की बहू ने, जी हाँ, जिनका नाम अर्चना है, मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि कितना कुछ खतरनाक घटा था मेरी सास के साथ। हमारे परिवार में लगभग सबको पता है, अब आप लोग को भी पता चल गया है। उम्मीद करता हूं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।